हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CTP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपका जो प्रीवियस ईयर का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके EVS के सारे क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने 7 क्लासेस कर भी ली है। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग नोटबुक और पेन ज़रूर लेके बैठिएगा, क्योंकि आज की क्लास में कुल 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इनमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको नोटबुक और पेन की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सभी लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यह आपके CTET की परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए काफ़ी मददगार है, काफ़ी सहायक रहने वाली है। क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर, यूट्यूब पर होने वाली क्लास जो हम लोग करवा रहे हैं, ये क्लास की PDF और CTET के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स अवेलेबल हैं। और NCERT की क्लास 3rd से लेकर 8th तक की सभी किताबें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। आप लोगों को पता है कि आपके CTET का जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें जो EVS के क्वेश्चंस आते हैं वो क्लास 3rd से लेकर 5th तक की जो बुक होती है उनसे निकाल कर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जो हमारे नोट्स रहने वाले हैं ये CTET के, ये NCERT की जो किताबें हैं इनके मेन टॉपिक को निकाल कर बनाए गए हैं, जो कि मात्र आप लोगों को 100 रुपये में एक नोट्स वहाँ पर मिल रहा है। जिसने नोट्स परचेस किए हैं वो लोग इस क्लास के काफ़ी सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो सभी लोग जिसने नोट्स परचेस किए हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो आपको हमारे नोट्स से सेम देखने को मिल रहे हैं। और जिसने अभी तक परचेस नहीं किया है वो लोग जाइए मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए और 100 रुपये की कीमत पर बेहतरीन नोट्स को परचेस कर लीजिए। अब आप लोगों के पास में समय बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग पहले क्लास देखें फिर क्लास से अपना जो है नोट्स बनाएं फिर नोट्स को पढ़ें। तो आप लोग बने बनाए नोट्स को परचेस कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किसी रोगी का घर X पर स्थित है, यहाँ पर X छूट गया है, तथा वह अस्पताल जहाँ उसका इलाज चल रहा है Y पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले A पर जाता है जो X के ठीक पूर्व में 80 मीटर दूरी पर है। फिर वह B पर जाता है जो A के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। फिर वह C पर जाता है जो B के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है। और अंत में वह Y अस्पताल में पहुंच जाता है जो कि C के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या होगी? अब यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपनी नोटबुक में, फिर बताइए कि इसका आंसर सही से क्या निकल कर आ जाएगा। दक्षिण पूर्व निकलेगा, या फिर दक्षिण पश्चिम निकलेगा, या फिर उत्तर पूर्व निकलेगा, या फिर उत्तर पश्चिम निकलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। आपके CTET के पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण रहता है वहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसकी जो दिशा निकल कर आएगी वह उत्तर पश्चिम निकल कर आएगी। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो आज की क्लास के क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर हैं ये हमने CTET की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हुए हैं, तो इनके गलत होने की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी गलत लगता है तो आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है CTET ने जो क्वेश्चन मान्य किए थे, जो आंसर उसके मान्य किए थे, वही वाले यहाँ पर आंसर बताए जाएंगे। कोई भी आंसर अपने मन से नहीं बताया जाएगा, तो गलत होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन है? चलिए बताइए, वह पक्षी कौन है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है? कबूतर, तोता, उल्लू या मैना? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। झटके से आगे पीछे करने की बात कही जा रही है, ध्यान रखिएगा। झटके से आगे पीछे करने की बात कही जाएगी तो क्या हो जाएगा? मैना हो जाएगा। और जहाँ पर हो जाएगा कि काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है पीछे के लिए, पीछे तक, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे उल्लू इसका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है झटके से आगे पीछे करने की बात कही गई है, तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही था। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाद में सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने जिसके बारे में बात करी थी वही आ गया।
लिखा हुआ है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है। चलिए बताइए, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। हमने अभी बताया था आपको कि अगर पीछे तक घुमा सकने वाली बात की जाए तो वहाँ पे उल्लू हो जाएगा, और झटके से आगे पीछे करने की बात कही जाए तो क्या हो जाएगा, मैना हो जाएगा। तो उसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रयोग में लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है 10 बिंदुओं पर आधारित है, 8 पर, 6 पर या फिर 4 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग इसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। जिसने भी हमारे नोट्स को परचेस कर रखा है वो ये सारे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने परचेस करने के बाद में पढ़ा भी है, खाली परचेस करने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को परचेस करने के बाद में उसको पढ़ना भी है, उसको रिवीजन भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 डॉट पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि। ऐसे ऐसे करके 6 बिंदु बने होते हैं जिस पर आधारित होती है ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमारे देश में ऐसा राज्य जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर या फिर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभे का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। ऐसे घर कहाँ पे देखने को मिलते हैं जो ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, और इनके जो घर होते हैं इनमें बांस के खंभों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही है। असम में हमें ऐसे घर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। सभी लोगों को सारे के सारे नेशनल पार्क जितने भी होते हैं सारे के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर में ऑनलाइन पेपर हुए हैं इनमें हर एग्जाम में एक ना एक नेशनल पार्क पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ है, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3 विभिन्न स्थान जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिले के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होते हैं। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है मनाली के मकान बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकान जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है उसमें रहते हैं। चलिए बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है, ए और सी। और बी वाला इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं मकान, जो कि असम में बनाए जाते हैं ना कि मनाली में। तो ये वाला इसलिए कट हो गया। तो इसका ए और सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली और कछुआ। अब उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 कौवा, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं यह जल में रहने वाले जीव हैं। कछुआ हो गया, मछली हो गया और मगरमच्छ हो गया, ये जल में रहने वाले जीव हैं, जबकि कौवा जो है यह आसमान में उड़ने वाला जीव है, पेड़ पर रहने वाला
जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाथी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, एक झुंड में 20 से 25 हाथियाँ और बच्चे होते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है, हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। जिसने भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ रखी है वो ये वाले क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहा होगा, या फिर जिसने हमारे नोट्स को परचेस कर रखा है वो भी इन क्वेश्चन को जल्दी से ही सॉल्व कर पा रहा होगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक हम लोगों ने नोट्स में डाल रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसका सी और डी वाला जो ऑप्शन था यही सही है। सी वाला क्या है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खाता है, यह भी सही है। और किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी जो होती है वही सभी फैसले लेती है, वही झुंड की नेता होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक झुंड में 20 से 25 हाथी रहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। एक झुंड में 14 से 15 हाथी रहते हैं। और लिखा हुआ है हाथी 4 से 5 वर्ष तक की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, तो ये भी गलत है। हाथी 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद में झुंड को छोड़ देते हैं, तो यह भी गलत हो गया। तो इसका आंसर सी और डी वाला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है? चलिए बताइए, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन स्टार्ट करने का या शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है? जनवरी से मार्च, या फिर अप्रैल से जून, या फिर जुलाई से सितंबर, या फिर अक्टूबर से दिसंबर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर इसलिए क्योंकि इस टाइम पे लीची वगैरह के फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं और मधुमक्खियों को सबसे अच्छे लीची के फूल ही लगते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लिखा हुआ है, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 पर चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को 16:20 पर सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सही से पढ़ें, फिर अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करें, फिर बताइए कि इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। इसीलिए हमने आपको शुरुआत में ही बोला था कि आप लोगों को नोटबुक और पेन लेके बैठना है, और आप लोगों के पास में समय बिल्कुल भी नहीं है, तो क्लास को बिल्कुल सीरियसली देखना है और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करिए, फिर बताइए कि इसका आंसर क्या निकलेगा। सभी लोग सॉल्व करेंगे और अपना जो आंसर है वह नीचे बताएंगे कि आपका कितना आंसर आ रहा है निकल कर। सभी लोग जल्दी से सॉल्व करिए। और ये क्वेश्चन आपकी सीटीटी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। इनकी प्रैक्टिस करके ही अपना जो एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर? आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 जिसका भी सही आ रहा है उसका एक नंबर यहाँ पे बनता है। तो सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिए, आंसर नंबर 3 इसका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि आप लोग भारत के मानचित्र पर कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? सभी लोग मैप को ओपन कर लीजिए, फिर देख लीजिए कि कोलकाता से चंडीगढ़ के लिए अगर सरल रेखा खींचें तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है ठीक पूर्व में होगा, या फिर ठीक पश्चिम में होगा, या फिर उत्तर पूर्व में होगा, या फिर उत्तर पश्चिम में होगा। मैप में देख सकते हैं, जिनको मैप पता नहीं वो लोग मैप में देखकर इसका आंसर दे सकते हैं। मैप में देख लीजिए क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग मैप में देखकर बताइए कि कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींची जाए तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से।
क्या हो रहेगा? उत्तर पश्चिम, यानी इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही था, उत्तर और पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। कौन कौन से ऑप्शन है? पहला है डी, यानी गुड़ाई करना या फिर मृदा को पोला या नरम करना। दूसरा है ए, उसके बाद में क्या करना है? बीज को बो देना है। फिर है बी, फिर क्या करना है? खरपतवार को उसमें से निकाल देना है, जो खरपतवार है उसको निकाल देना है। उसके बाद में है ई, ई क्या है? प्याज को उखाड़ कर निकालना। फिर क्या करना है? जब प्याज पक जाए तो उसको उखाड़ कर निकाल लेना है। उसके बाद में क्या करना है? प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग कर देना। जब प्याज पक गया, अब उसमें से जो उसके ऊपर की सूखी पत्तियां होती हैं उसको निकाल कर अलग कर देना है। तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाह बलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। ऑप्शन नंबर सेकेंड है पेड़ के तने में पानी एकत्र होना। ऑप्शन नंबर थर्ड है पत्तियां बहुत कम होना। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। जो डेजर्ट ओक होता है, रेगिस्तानी ओक होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। ये शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो आप लोग उसको मत देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 बड़ी और बहुत सारी पत्तियों का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि आप लोगों को मैप को अच्छी तरीके से देख लेना है। जिसने भी मैप को अच्छी तरीके से नहीं देखा है वो लोग मैप को देख कर जाइए। आप लोगों को मैप में देखना है कि कौन सा राज्य किस राज्य के पास में है, या फिर कौन सा राज्य किसी समुद्र तट के साथ में अपनी सीमा शेयर करता है या फिर जोड़ता है, या फिर कौन से राज्य किसी अन्य देश के साथ में जुड़ते हैं। इन सभी चीज़ों को आप लोगों को देख कर जाना है। या फिर कौन से राज्य किस दिशा में है और कौन सा राज्य सबसे नीचे है, कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख कर जानी है। किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को, मैप वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को देख कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। तमिलनाडु के निकटवर्ती ये राज्य कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मास्टर शेड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो भी CTET परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए यह ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मटेरियल आप लोगों के लिए दिया गया है जो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्ले स्टोर पर जाकर मास्टर शेड्डा ऐप को तुरंत डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का उपयोग करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16 को सही से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। मोहन ने अपनी कक्षा में बताया कि उसके जो पिताजी हैं वह कुल्हड़ बनाते हैं, और चीज़ें जो हम सीखते हैं और करते हैं यह एक थीम है, आप लोगों को पता ही होगा। इसके अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय की कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सामुदायिक संसाधन, सेकंड है तकनीकी संसाधन, थर्ड है मीडिया संसाधन और फोर्थ है प्राकृतिक संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए क्या हो रहेगा? सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से। ओके, तो जिसने भी इसका आंसर नंबर 4 लगाया है उसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि
सीबीएसई बोर्ड ने इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही माना था, सामुदायिक संसाधन। काफ़ी सारे लोग इसका आंसर नंबर फोर्थ लगा रहे थे, उनका बिल्कुल गलत है। और तकनीकी संसाधन यह भी नहीं होगा, मीडिया संसाधन यह भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। सेकंड में लिखा हुआ है विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। थर्ड में लिखा हुआ है विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। और फोर्थ में लिखा हुआ है विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर 2 जो विद्यार्थी लगा रहे हैं, जो स्टूडेंट लगा रहे हैं, उनका बिल्कुल सही है। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। सेकेंड है अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना। थर्ड है प्रेरित की जा रही जानकारी प्राप्त करना। और फोर्थ है अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए, क्या निकल कर आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर फोर्थ यहाँ पर सही है। हालांकि अगर इसमें चारों ऑप्शन दिए होते किसी में तो चारों के चारों सही थे, लेकिन किसी भी ऑप्शन में चारों सही नहीं दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे अच्छे ऑप्शन को छांटना है कि सबसे अच्छे ऑप्शन कौन कौन से हैं, उन्हीं को छांट कर इसमें हमें आंसर देना था। तो सबसे अच्छा इसमें ए वाला है, बी वाला है और डी वाला है। इसीलिए हमने इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही किया था। सीटीईटी ने भी इसका आंसर यही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। ऑप्शन नंबर सेकंड है कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है। ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में है विभिन्न थीम उपथीम से संबंधित एक विषय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो रहेगा। जहाँ पर भी बालक के बारे में बात कही जा रही हो वह ऑप्शन हमेशा सही होता है। और पर्यावरण में बालक के परिवेश से संबंधित कई सारे टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है या जो है क्वेश्चन, या रीता अपनी शिक्षिका से अपने अध्यापक से कर रही है कि जो मेहमान आते हैं तब चाय बनाने के लिए मुझे ही क्यों बोला जाता है, जबकि भाई से कभी भी चाय बनाने के लिए नहीं बोला जाता है। यह कारण पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित मुद्दा है या नहीं, यह आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सही से पढ़ें फिर इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर थर्ड है हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है हाँ, विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। यह मुद्दा पर्यावरण से संबंधित है या नहीं है?
तो सभी को पता है पर्यावरण जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसमें लिंग के भेदभाव पर काफ़ी सारे टॉपिक दिए गए हैं। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थियों से कहा जाए। अब क्या कहा जाए, ये आप लोगों को इसमें से ढूंढ कर बताना है कि जल संरक्षण को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों से क्या कहा जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं और गीत इकट्ठे करना। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 2, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को दिखाकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। ऑप्शन नंबर 4 में है उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग तथा उसके बिना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, क्या निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चिरी चिरी की आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ लीजिए। यहाँ पे चिरी चिरी लिखा हुआ है, इधर आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं। हिंदी वाला मिस टाइप हो गया है तो आप लोग इंग्लिश वाले में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए, क्या निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। अब आगे लिखा हुआ है इनके बारे में। चलिए लिखा हुआ पहला ऑप्शन प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सकें। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तीसरे में लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। और चौथे में लिखा हुआ है प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में प्रयोग के परिणाम कब देने चाहिए, या फिर देने ही नहीं चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर आप इसका परिणाम अपने आप बता देंगे तो विद्यार्थी क्या करेगा, फिर विद्यार्थी कुछ करेगा ही नहीं। विद्यार्थी प्रयोग करके छोड़ देगा और उसके निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना है तो उसको टाइम दीजिए और वह स्वयं आकलन करके किसी निष्कर्ष तक पहुँच जाएगा। तो इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं आकलन करके निष्कर्ष तक पहुँचना चाहिए। तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे। यानी आपके जो विद्यालय का बागवान है वह विद्यालय में बगीचे से सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके जला रहा है और आपका एक विद्यार्थी है वह इसकी शिकायत कर रहा है। तो ऐसे में आप एक शिक्षक के तौर पर क्या निर्णय लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे से कचरे को कम कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड में विद्यार्थी से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। थर्ड में लिखा हुआ है बागवान से बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाएं क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। आप एक टीचर हैं तो आप इनमें से क्या निर्णय लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सीबीएसई बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 2 सही माना था। विद्यार्थी से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में उसकी सहायता करेंगे। बाकी लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर नंबर 3 या 4 सही है, जो कि सही नहीं माना था सीबीएसई बोर्ड ने। इसका सीबीएसई बोर्ड ने आंसर नंबर 2 ही सही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब आप लोगों को इनमें से कोई दो ही विकल्प छांटना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आपके सारे के सारे ऑप्शन में दो ही विकल्प दिए गए हैं। दो सही विकल्प को छांटकर आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए क्या निकल कर आ जाएगा। जहाँ पर भी आपको सारे आंसर सही लग रहे हों और उनमें से केवल एक ही दो छांटने हों, तो आप वहाँ पर सबसे जो पॉजिटिव आंसर होते हैं, जो सबसे अच्छे आंसर होते हैं, उन्हीं को छांटिएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें सी और डी वाला सबसे पॉजिटिव आंसर है, तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। काफ़ी बड़ा आंसर क्वेश्चन है, तो पहले इंग्लिश वाले लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, फिर हिंदी में आगे हम लोग बात करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे जल्दी से इसको देख लें, फिर हिंदी में भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप इंग्लिश वालों ने पूरा देख लिया होगा। अब हिंदी में देखते हैं। लिखा हुआ है, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीके से, जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर या फिर लकड़ी के बेट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन के लिए प्रेरित करने हेतु। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्राप्त करने के लिए। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। अब यहाँ पर आपके सामने विकल्प लिखे हुए हैं, चलिए बताइए कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को सही से पढ़ें, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर 2 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, सी और डी। इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? अब यहाँ पर भी आपके सामने हर ऑप्शन में दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आप लोगों को कोई दो अच्छे वाले ऑप्शन छांटने हैं, फिर इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 27 को अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर नंबर 2 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन सा? बी और डी। विद्यार्थी को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, ये तो आप लोगों को देखते ही टिक कर देना चाहिए था।
और डी वाला विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। जहाँ पर विद्यार्थी व्याख्या कर रहा हो ये पॉजिटिव होता है, और अगर टीचर व्याख्या कर रहा हो तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी व्याख्या कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इसका कौन कौन सा आंसर हो गया, बी और डी आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कथन पर्यावरण अध्ययन एक विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए क्या हो रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है अंतः विषयक, सेकेंड में है अनुशासनिक, थर्ड में है एकीकृत या इंटीग्रेटेड, और फोर्थ में है एकल विषयक यानी सिंगल सब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत। पर्यावरण विषय कैसा है, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। सभी लोग उसको याद कर लीजिए, और ये आपके प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप लोग पहले पढ़ लीजिए, फिर हिंदी में बात करेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको सही से देख लीजिए। तो आई होप आप इंग्लिश वाले बच्चे ने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए। हिंदी में देखते हैं। लिखा हुआ है, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही से पढ़िए फिर बताइए इसका आंसर क्या हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। एक अध्यापिका जो है वह घोंसलों के बारे में चर्चा करना चाह रही है। तो एक विद्यार्थी बोलता है कि उसके घर में कुछ दिन पहले ही एक चिड़िया ने बालकनी में एक घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको हटा दिया और बोली कि टहनियों और उसकी बीट से वहाँ का स्थान जो है गंदा हो रहा है। तो ऐसे में आप एक अध्यापक के तौर पर क्या कहेंगे या फिर क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों यानी माता पिता के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो इंग्लिश वाले बच्चे इसको पढ़ लेंगे पहले ध्यान से, फिर हिंदी में देखेंगे। सही से पढ़ लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ें। हम देखते हैं हिंदी वाला। इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। तब तक हम लोग इसका हिंदी वाला पार्ट देख रहे हैं। लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ट्रैफिक नियम का पालन करना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है पर्यावरण के लिए चिंतित होना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ईंधन का विवेकपूर्ण प्रयोग करना। अब यहाँ पर भी आपके सामने हर ऑप्शन में दो विकल्प लिखे हुए हैं, तो यहाँ से आप लोगों को 2 ही निकालना है, वो भी अच्छे वाले ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी और डी। पर्यावरण के लिए चिंतित होना और ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो अब आप लोगों को बताना है कि आज की क्लास सबको कैसी लगी है और आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, सभी को बताना है। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप पर जाइए, वहाँ पर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के सारे पेपर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यूट्यूब पर होने वाली क्लास की पीडीएफ, सीटीईटी के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स और एनसीईआरटी की क्लास 3rd से लेकर 8th तक की सभी किताबें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो जल्दी जाइए, डाउनलोड करिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप, और इस क्लास की पीडीएफ भी वहीं पर आपको मिलेगी, जिसमें इसके आंसर भी रहने वाले हैं साथ ही साथ में। तो जल्दी से जाइए और डाउनलोड करिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। और आप लोग
कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।